एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाला है हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछले वीडियोस तक हमने क्रिया के बारे में और सकर्मक क्रिया को हमने पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लिए थे 31 के समथिंग। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया से रिलेटेड अकर्मक क्रिया। मतलब क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया से रिलेटेड हम सारी जानकारी एमसीक्यूज देख चुके थे पिछली वीडियोज में। अब हम पढ़ने वाले हैं आज अकर्मक क्रिया। तो देखते हैं हमारा अकर्मक क्रिया का सीरीज जो है आज 32 से रहेगी। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्रिया कहते हैं। कौन सी? व्युत्पन्न, अकर्मक, सम्मिश्र या सकर्मक। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अकर्मक क्रिया कहेंगे कि क्रिया से सूचित होने वाला जो व्यापार है उसे कर तो कौन रहा है? सब्जेक्ट, मतलब कर्ता, और उसका फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो उसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। कि जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे उसका फल कर्ता पर ही पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? ऑप्शन ए, दीना निबंध लिखता है। ऑप्शन बी, पक्षी उड़ रहे हैं। ऑप्शन सी, सुरेश सामान उठाता है। ऑप्शन डी, रोहित बलराम को खिला रहा है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। कि निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? तो बी सी है, मतलब पक्षी उड़ रहे हैं। दिए गए वाक्य में पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य की जो क्रिया है वो अकर्मक है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े, कर्ता मतलब कौन है? पक्षी, ठीक है ना। पर तो वे क्रिया कौन सी कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, ठीक है। क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, क्योंकि कर्ता कौन है इसमें? पक्षी। अब उड़ रहे हैं तो कौन उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं, तो फल किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर पड़ रहा है ना, कर्ता पर पड़ रहा है। अब बच्चा सो रहा है तो बच्चे पर इसका फल पड़ रहा है। श्याम हंस रहा है तो श्याम हंस रहा है, तो हंस रहा है, कौन हंस रहा है? श्याम, ठीक है ना। तो इससे किससे रिलेशन हो रहा है? इसका श्याम से हो रहा है। तो ऐसे ही रिलेटेड ये उदाहरण है अकर्मक क्रिया का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। श्याम सोता है। अब ये वाक्य है, इसमें क्रिया क्या है? ऑप्शन ए, प्रेरणार्थक क्रिया है, सकर्मक है, पूर्वकालिक है या अकर्मक है। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर डी के इसमें अकर्मक क्रिया का यूज हुआ है, सोता है, ठीक है ना। तो ये अकर्मक क्रिया है में। अब अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसका जो फल है वो किस पर पड़ रहा है? श्याम पर पड़ रहा है, मतलब कर्ता पर पड़ रहा है। तो श्याम सोता है तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। शिशु रो रहा है। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी पूर्वकालिक, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी अकर्मक। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अकर्मक हो जाएगा। तो दिए गए वाक्य शिशु रो रहा है में अकर्मक क्रिया होगी। वाक्य के जिस पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उस पद को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, मतलब वर्ब कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर और क्रिया पर। तो आप समझ गए किस पर पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया पर, कर्ता पर। इसमें गलत लिख गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कि कर्ता पर प्रभाव पड़ता है कि जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया की डेफिनेशन दी गई, बट ऑप्शन नंबर जो बी है वो इज द राइट आंसर है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डेफिनेशन आप यहाँ भी देख सकते हैं, चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता सोई है। इस वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी अनेकार्थक क्रिया, ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अकर्मक
क्रिया। सीता सोई है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया जो है, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का परिणाम स्वयं कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रिया, तथा जिन क्रियाओं का परिणाम कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है, श्याम हंसता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, श्याम हंसता है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी, श्याम हंसता है में अकर्मक क्रिया है कि जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, जैसे श्याम सोता है, इसमें कर्म नहीं है। राजेश दौड़ता है, इसमें बस सब्जेक्ट है और वर्ब है, मतलब कर्ता है और क्रिया है, कर्म इसमें नहीं है। तो अकर्मक क्रिया में कर्म विलुप्त रहता है, मतलब नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मनोहर सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो इस शब्द में कौन सा प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे राजू रो रहा है, वाक्य क्या है? अकर्मक क्रिया का वाक्य है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी अनेकार्थक क्रिया। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि राम हंसता है में अकर्मक क्रिया होगी। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, जैसे राम हंसता है, सीता नाच रही है, इस तरह से वाक्यों में अकर्मक क्रिया ही यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा जोर से हंसी, ये वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी। ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी सकर्मक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकर्मक। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य जो है किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो वो है अकर्मक क्रिया का। यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता ना हो, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ हंसने का प्रभाव केवल मीरा पर ही पड़ रहा है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। सो आप समझ गए होंगे कि अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में क्या अंतर होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, ऑप्शन सी श्याम निबंध लिखता है, ऑप्शन डी राम मोहन को रुला रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा कि इसमें अकर्मक क्रिया है, पानी बरस रहा है, ठीक है ना। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वहाँ कर्म साथ में नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः पानी बरस रहा है में अकर्मक क्रिया, बाकी सब में कर्म है। मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, ठीक है ना, राम मोहन को रुला रहा है, तो इन सभी में कर्म है। लेकिन फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें कर्म नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी समापिका, ऑप्शन डी असमापिका। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इन वाक्य में क्या होगा कि अकर्मक क्रिया की प्रभाव पड़ रहा है, मतलब अकर्मक क्रिया यूज हो रही है। वाक्य में उड़ रही है अकर्मक क्रिया का बोध कराती है। वाक्य में ऐसी क्रिया जिसे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन बी हवा चल रही है, ऑप्शन सी वे गीत गा रहे हैं, ऑप्शन डी खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हवा चल रही है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया है जबकि अन्य वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो आप अंतर समझ रहे हैं। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है में सकर्मक क्रिया है, वे गीत गा रहे हैं में सकर्मक क्रिया है, खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं में, क्योंकि इन सब में कर्म है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, और हवा चल रही है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें ही अकर्मक क्रिया यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अकर्मक क्रिया है। लड़का खेलता है, ऑप्शन बी बच्चे पढ़ते हैं, ऑप्शन सी लड़की रोती है, ऑप्शन डी किसान बोता है। तो इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है? सो ऑप्शन नंबर सी लड़की रोती है में अकर्मक क्रिया है। वाक्य में अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है उसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आती है हमारी द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया क्या होती है देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया में मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? 3, 2 और 5 ये ऑप्शन है आपके। सो इसमें कितने आपको कर्म नजर आ रहे हैं? मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, सो ऑप्शन नंबर सी 2 है ना। मैं तो क्या है? सब्जेक्ट है। लड़के को वेद, अब लड़के को, एक तो लड़का भी क्या है? कर्म है यहाँ पर, और वेद भी क्या है? कर्म है। और पढ़ाता हूँ ये क्या है? क्रिया है, ठीक है ना, पढ़ाने की क्रिया हो रही है। तो मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में 2 कर्म है। जिन सकर्मक क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में लड़का तथा वेद दोनों ही कर्म हैं। आप ये ना सोचें कि इसमें लड़का जो दिया है तो वो कर्ता होगा, कर्ता तो केवल मैं है, जिसे हम कहेंगे आई से संबोधित करते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, सो लड़के को वेद पढ़ाता हूँ तो इसमें लड़का और वेद दोनों ही कर्म हैं, और जिसमें 2 कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसे आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ऑप्शन ए नाम धातु है, ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया है, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, या ऑप्शन डी कृदंत क्रिया है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसमें भी द्विकर्मक क्रिया होगी। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो गाय और क्या? चारा, ठीक है ना। 2 कर्म हो गए इसमें, गाय और चारा, तो 2 कर्म हुए। एक कर्म बहुधा पदार्थ वाचक है और चारा होता है और उसे मुख्य कर्म कहते हैं, और दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणीवाचक यानी कि गाय को होता है तो गौण कर्म कहलाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है अगला टॉपिक प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी क्या होती है देखते हैं। मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? मैंने नौकर से खाना बनवाया। ऑप्शन ए सकर्मक है, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक है, ऑप्शन सी अकर्मक है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। सो राइट आंसर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का भी उदाहरण देख लीजिए आप कि मैंने नौकर से खाना बनवाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो रही है ना। कैसे? देखिए, वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे सेंटेंसेस आपको जहाँ भी मिलें कि मैंने किसी से अपना काम करवाया, मैंने उससे चाय बनवाई, मैंने उससे अपने नोट्स लिखवाए, या मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए, तो इन सभी में कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। मतलब आप दूसरे को किसी काम को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं या कह रहे हैं। सो ऐसे सेंटेंसेस अगर हों तो आप प्रेरणार्थक क्रिया को ही टिक करके आएंगे। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे काटना या से कटवाना, और करना से कराना, ठीक है ना। तो इस तरह से। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी दिलवाना, ऑप्शन सी जीना, ऑप्शन डी लिखना। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दिए गए शब्दों में दिलवाना जो है वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर रहा है बल्कि दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे मैंने उससे 2 रुपये दिलवाए, मैंने उससे 200 रुपये दिलवाए, ठीक है ना। तो वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे प्रेरणार्थक क्रियाओं के भी 2 रूप होते हैं, जैसे गिरना से गिराना और गिरवाना, देना से दिलाना और दिलवाना, लिखना से लिखाना
और लिखवाना। तो इस तरह से आप शब्दों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा और आसानी से मतलब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, सेंटेंस को ठीक से पढ़िएगा, उसके बाद किसी आंसर को आप टिक करें, और टाइम मैनेजमेंट का भी आपको ध्यान रखना होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर संयुक्त क्रिया है। तो अब शिक्षक ने क्या किया, विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। सो ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऐसी क्रियाएं जिनके प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके, अभी हम ऊपर डेफिनेशन पढ़कर आए, चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, अब शिक्षक ने खुद नहीं किया वो काम, किसी से करवाया, मतलब किसी को प्रेरित किया ना, मोटिवेट किया उन्होंने विद्यार्थी को, तो उसके माध्यम से उसने पुस्तक पढ़वाई, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या सामान्य क्रिया है। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इसमें भी प्रेरणा दी जा रही है कि मालिक ने नौकर से सफाई करवाई या नौकर से सफाई करवाता है, तो मैं क्रिया प्रेरणार्थक यानी कि क्रिया का बोध हो रहा है, तो प्रेरणार्थक जिस क्रिया से ये पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, जैसे करवाना, कटवाना या चलवाना। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन सी अपूर्ण क्रिया है, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि राम लक्ष्मण को प्रेरित कर रहा है, किस लिए, पत्र लिखवाने के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी आज्ञार्थक क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है जब कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन ना करके किसी अन्य के द्वारा उसे पूर्ण कराता है, तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ना, व, वाना, ठीक है ना, या तो ऐसा करना या करवाना, प्रत्येक का प्रयोग करके इस क्रिया का निर्माण किया जाता है, जैसे हटवाना, पकवाना, मंगवाना, जगाना, सुलाना, दबवाना, लिखवाना, पढ़वाना, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन ए गिरना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी सुनना, ऑप्शन डी कहना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मूल धातु कर, प्रेरणार्थक रूप क्या है इसका, कराना, और द्वितीय प्रेरणार्थक कहेंगे तो करवाना, ठीक है ना, कराना, करवाना, सुनाना, सुनवाना, लिखना, खिलाना, खिलवाना, इस तरह से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। दौड़वाना, रुकना, दौड़ाना या दौड़ना, दौड़, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि दौड़वाना, कि हम बच्चों को रनिंग करवा रहे हैं, दौड़वा रहे हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। ऑप्शन ए उठना, ऑप्शन बी उड़ना, ऑप्शन सी दिलाना, ऑप्शन डी चलना। सो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी दिलाना। प्रस्तुत विकल्पों में प्रेरणार्थक क्रिया दिलाना है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। ऑप्शन ए ओढ़वाना, उड़ाना, ओढ़ या उड़वाना। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओढ़ना अकर्मक क्रिया की प्रेरणार्थक क्रिया निम्न है। अकर्मक क्रिया ओढ़ना, प्रेरणार्थक उड़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक उड़वाना, ठीक है ना, मतलब किसी और के द्वारा उड़वाना।
सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए उठना, ऑप्शन बी चमकना, ऑप्शन सी गिराना, ऑप्शन डी देना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गिराना शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा बनती हैं। आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक बनता है और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है, मतलब कराना और करवाना। ठीक है ना, ये दोनों में भी अंतर है। जो प्रथम प्रेरणार्थक है वो है कराना, ठीक है ना, आना सॉरी, मतलब ये कहेंगे कि आना मतलब मैंने उससे काम कराया, या कराना और करवाना। कराना और करवाना में, या गिराना और गिरवाना में दोनों में अंतर है। तो कराना में क्या होगा? प्रथम प्रेरणार्थक होगा, और करवाना में क्या होगा? द्वितीय प्रेरणार्थक होगा, मतलब किसी दूसरे के माध्यम से करवाया जा रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है? ऑप्शन ए जगाना, ऑप्शन बी जगवाना, ऑप्शन सी जागवाना, ऑप्शन डी जाग। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जगाना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक पूछा है। क्वेश्चन समझिएगा, अगर यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक पूछा जाता तो क्या होता? जगवाना, ठीक है ना, जागवाना होता। इसी तरह से तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में आप अंतर समझिए। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं, मूल रूप है क्रिया करना, प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम कराना और प्रेरणार्थक क्रिया द्वितीय करवाना। ये आप अंतर समझ सकते हैं यहाँ। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आता है अगला नंबर, पूर्वकालिक क्रिया। सो पूर्वकालिक क्रिया से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज देख रहे हैं। पहले, पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं में करा कर में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन सी मुख्य क्रिया, ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। सो इसमें देखिए आप, पूर्वकालिक क्रिया में थोड़ा सा चेंजेस है कि पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। दिए गए वाक्य पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, तो में कराकर जो है वो पूर्वकालिक है, मतलब पहले कराकर, करवाकर या कराकर, ठीक है ना, पूर्वकालिक क्रिया है। तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। तो पहली मतलब वो गुजर चुकी है, तो पहले की कहलाएगी ना पूर्वकालिक, के हम एक काम कराकर दूसरा काम करवा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पूर्वकालिक क्रिया आप समझ गए कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर या एक कोई काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में विलीन हो जाए या प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती, मतलब पहले समय में की गई क्रिया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, उसने नहाकर भोजन किया। अब इसमें नहाकर क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इससे नहाने की क्रिया की समाप्ति हो चुकी है। अब समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध हो रहा है, तो एक साथ एक काम को करके दूसरा काम जब शुरू कर दिया जाता है तो उसी को पूर्वकालिक क्रिया कह देते हैं। सो राइट आंसर उसमें हम जान चुके हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन अगला है हमारा, चोर उठ भागा। ये वाक्य जो है किस क्रिया का उदाहरण है? चोर उठ भागा ये वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। सो राइट आंसर ऑप्शन सी उठ भागा। अब इसको समझिएगा, आप पहले उठा और फिर भागा, ठीक है ना। वाक्य चोर उठ भागा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक का अर्थ होता है पहले से हुआ। अब पहले तो उठ गया और फिर भागा। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहेंगे? तो आप समझ गए होंगे अब तो आंसर इसका। सहायक क्रिया कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, या फिर पूर्वकालिक क्रिया। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कि जब कर्ता एक काम को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उसे पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़कर सो गया, मतलब पहले पढ़ा, वो काम खत्म हो गया, फिर सो गया, है ना। सीमा खेल कर थक गई, अब पहले खेली तो वो काम खत्म हो गया, खेल तो ली वो लेकिन थक गई, तो दोनों काम हो गए ना, इसमें एक काम खत्म होकर दूसरा शुरू हो गया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया,
पूर्वकालिक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया के अब पढ़कर क्या होगा। वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इसमें नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध हो गया। और इसमें अब पढ़कर क्या होगा, तो अब पढ़ लिया, अब क्या होगा, ठीक है ना। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। देखते हैं। रोहन चाय पीकर बैठ गया, प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, पूर्वकालिक है या संयुक्त है? तो आप समझ गए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा कि रोहन चाय पीकर, मतलब चाय पी ली फिर बैठ गया। अब चाय पीकर बैठ गया जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि रोहन चाय पीकर बैठ गया में पूर्वकालिक क्रिया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पर हमारा रहे नाम बोधक क्रिया। नेक्स्ट टाइप जो है क्रिया का नाम बोधक क्रिया, इसका एग्जाम्पल है हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए नाम धातु क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी यौगिक क्रिया, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नाम धातु क्रिया। मतलब हथियाना, चिकनाना नाम धातु या नाम बोधक भी कहते हैं इसे, तो आप कंफ्यूज ना हो, नाम बोधक और नाम धातु एक ही चीज़ है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हथियाना, चिकनाना जो है वो नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, ठीक है ना। तो अब इससे क्या बनाए? हाथ से हथियाना बनाए, चिकना से चिकनाना बना है। तो जिससे संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कहलाती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? ऑप्शन ए मां नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, मोर नाच रहा है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया। तो आप समझ गए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा कि उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। हाथ से क्या बना यहाँ पर? हथियाना, ठीक है। इस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। संज्ञा विशेषण से बनने वाली धातु क्रिया को नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जिसे हथिया लिया तो हाथ से हथियाया, लात से लतियाना और गरम से गरमाना। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? मूल धातु, नाम धातु, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। सो राइट आंसर ऑप्शन बी नाम धातु या नाम बोधक क्रिया ही बोलेंगे इसे, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे निराश होना विशेषण प्लस क्रिया है इसमें, है ना। लाठी मारना संज्ञा प्लस क्रिया है, लाठी क्या है? संज्ञा, और मारना क्रिया है। इसी तरह से तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? ऑप्शन ए अवकाश बोधक, ऑप्शन बी निश्चय बोधक, ऑप्शन सी नित्यता बोधक, ऑप्शन डी नाम बोधक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नाम बोधक हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं है नाम बोधक। बाकी ये तीन जो हैं वो इस संयुक्त क्रिया के भेद हैं। देखते हैं, नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, अन्य अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के ही भेद हैं। सो ये थी हमारी 36 क्वेश्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आज इस क्लास में हम क्रिया से रिलेटेड सारे टाइप्स क्लियर कर चुके हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।